दोस्तों, हमारी धरती अंतरिक्ष में है या ब्रह्मांड में? अब ये सुनने के बाद आप यही सोच रहे होंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं क्या? चलिए इस बात को छोड़िए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि धरती पर एस्ट्रॉइड क्यों गिरा, मीटियोराइड क्यों नहीं गिरा? अब आप लोग फिर से सोच में पड़ गए होंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं क्या? वेल ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि वो काम हमारा है और हम वो कर भी चुके हैं। आपका काम है इस वीडियो को देखना, सुनना और सुनकर समझना। और अगर ये काम आपको कम लग रहा है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अभी ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सब लोग इस डिफरेंस को पहचान पाए। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस दिमाग का ताला खोल देने वाले एपिसोड को। नंबर 1, एक स्टार और एक न्यूट्रॉन स्टार में क्या डिफरेंस होता है? वेल, एक स्टार तो एक नॉर्मल सा स्टार होता है, पर न्यूट्रॉन स्टार का ही एक सब टाइप होता है। एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन के लिए, अगर कोई ज्यादा मास वाला स्टार सुपरनोवा करता है तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। बट वहीं अगर कोई उससे भी ज्यादा मास वाला स्टार एक्सप्लोड करता है तब वो ब्लैक होल फॉर्म कर देता है। इन शॉर्ट, एक न्यूट्रॉन स्टार किसी पुराने सितारे का फटा हुआ रूप होता है जो 99.4% न्यूट्रॉन्स का बना होता है और इसे ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा डेंस ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। नंबर 2, ब्लैक ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ और रेड ड्वार्फ में क्या अंतर होता है? सबसे पहली बात तो ये कि ड्वार्फ स्टार्स वो स्टार्स होते हैं जिनका साइज और मास नॉर्मल स्टार से बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर सितारे ने अलग अलग रंग ले लिया तो वो एक व्हाइट ड्वार्फ या ब्लैक ड्वार्फ बन गया। एक रेड ड्वार्फ वो तारा होता है जो अभी भी जिंदा होता है और हाइड्रोजन की मदद से हीट और लाइट को प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन वो बस आकार और वजन में काफी कम होता है। एग्जैक्ट में कहे तो अगर कोई भी तारा सूरज के आकार और वजन के आधे से भी कम होगा तो आप उस तारे को फुल स्टार के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि आप उसे नाम देंगे एक रेड ड्वार्फ। लेकिन जब कोई भी तारा जिसका वजन और जिसकी डेंसिटी सुपरनोवा करने के लिए काफी नहीं होती तो ऐसे तारों के लिए एक बीच का रास्ता निकाला जाता है, जो कि है एक व्हाइट ड्वार्फ में बदले जाने का। यह और कुछ नहीं बल्कि जो तारे सुपरनोवा करने के लायक नहीं होते उनकी बचे हुए कोर होते हैं। जैसे कि हमारा सूरज इतना बड़ा नहीं है कि यह अपने अंत के समय एक सुपरनोवा को पोजेस कर पाए, बल्कि यह अपने अंत के समय एक रेड जायंट में बदल जाएगा, जो कि असल में सूरज की आउटर लेयर्स होंगी जो बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड हो जाएंगे। एंड उसके बाद इसमें एक धमाका होगा जिसे हम हीलियम फ्लैश के नाम से जानते हैं। इसके बाद सूरज एक प्लैनेटरी नेबुला का निर्माण करेगा जिसके सेंटर में बच जाएगा सूरज का लेफ्ट ओवर कोर एक व्हाइट ड्वार्फ के रूप में, जो एक स्टार के मुकाबले बहुत ही कम अमाउंट में रोशनी पैदा करते हैं। इनकी डेंसिटी भी उतनी ज्यादा नहीं बचती है कि यह अपने कोर में न्यूक्लियर रिएक्शन करवा सके, जिससे और ज्यादा हेवी एलिमेंट्स इनके अंदर पैदा होते रहे। इन शॉर्ट, यह ब्रह्मांड के लिए सिर्फ एक 0 वाट का बल्ब है जो जलता तो रहता है पर उसकी रोशनी ब्रह्मांड के नजरिए में कुछ भी नहीं है। पर इसी शब्दकोश में एक और शब्द आता है ब्लैक ड्वार्फ का। हमने इतना तो समझ लिया कि एक तारा पहले मरकर एक व्हाइट ड्वार्फ बनता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? तो यही व्हाइट ड्वार्फ अपनी आखिरी सांस तक लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है और जैसे जैसे ही ये बूढ़ा होकर थकता रहता है इसकी लाइट उतनी ही ज्यादा डिम होती जाती है और फिर कई बिलियन सालों के बाद एक ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। एक ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो पहले कभी तारा था पर वह ना तो अब लाइट एमिट करता है और ना ही किसी भी हीट एनर्जी को पैदा करता है। ये ब्लैक ड्वार्फ किसी भी तरह की रोशनी को पैदा नहीं करते, जिसकी वजह से इनको नोटिस कर पाना भी बहुत मुश्किल या कहें कि असंभव हो जाता है। और अगर बहुत कम शब्दों में इसको बयां किया जाए तो इसे हम एक तारे की लाश भी कह सकते हैं। नंबर 3, एक प्लैनेट और एक एक्सो प्लैनेट में क्या अंतर होता है? वेल गाइस, मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को यह पता होगा, लेकिन फिर भी मुझे कमेंट में यह सवाल कई लोग बार बार पूछ चुके हैं, तो मैंने सोचा मौका है, दस्तूर भी है, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए और आपके इस सवाल का हल भी दे दिया जाए। एक प्लैनेट यानी ग्रह एक कॉस्मिक एंटिटी होती है जो एक स्टार का एक यूनिफॉर्म ऑर्बिट में चक्कर काटे और वह सोलर सिस्टम में इंक्लूड भी हो। जैसे हमारे सौर मंडल में वह स्टार है हमारा विशालकाय सूरज, और इसी
सूरज के चारों ओर एक यूनिफॉर्म ऑर्बिट में 8 प्लैनेट्स चक्कर काटते हैं, जो कि है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हमारे एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक प्लैनेट को क्लासिफाई करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट रूल्स दिए हैं, जिनमें से 2 को तो प्लूटो फॉलो करता है पर तीसरे को नहीं करता, और इसीलिए एक प्लैनेट के दर्जे से प्लूटो को लात मारकर बाहर निकाल दिया गया था। सॉरी मेरे भाई। पर अगर यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हमारे सौर मंडल के बाहर रहकर फुलफिल करे या किसी और सौर मंडल में रहकर फुलफिल करे तो उसे हम लोग कहेंगे एक एक्सोप्लैनेट। जैसे हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह एक प्लैनेट के रूप में कहे जाएंगे, पर अभी कुछ सालों पहले ट्रैपिस्ट-1 नाम का एक बहुत बड़ा स्टार सिस्टम ढूंढा गया था, जिसमें हमारी धरती जैसे 7 ग्रह थे। अब चाहे उन ग्रहों में धरती जैसी कितनी ही खूबियां क्यों ना हो, लेकिन उन्हें एक एक्सोप्लैनेट का ही दर्जा दिया गया। बस वो हमारे सौर मंडल के बाहर है, इसीलिए उन्हें हम एक्सोप्लैनेट या एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट कहते हैं। नंबर 2, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोराइट्स और मीटियोर्स में क्या डिफरेंस होता है? वेल गाइस, ये सवाल काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग सा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कॉमेट्स की। तो बेसिकली कॉमेट्स वो सॉलिड स्पेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉस्मिक डस्ट, स्टोन्स और मेटल से बने होते हैं। एक प्लैनेट की तरह ये भी किसी स्टार के चारों ओर एक ऑर्बिट में चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन इनकी सबसे अलग बात यह होती है कि ये चारों ओर से बर्फ से ढके हुए होते हैं। यह एक ऑर्बिट में लगातार ट्रैवल करते रहते हैं, और जैसे ही ये किसी भी गर्म चीज के कांटेक्ट में आते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे सूरज के, तो इनके ऊपर की बर्फ की लेयर सब्लिमेट होने लगती है, जिसका मतलब कि इनके ऊपर की बर्फ डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है। जब जमीन के ऊपर की बर्फ की परत सब्लिमेट हो रही होती है, तब इनसे एक तरह की लाइट एमिट होती है, और उस लाइट को कोमा कहा जाता है। हॉस्पिटल वाला कोमा नहीं, कॉमेट वाला कोमा। कॉमेट्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स और दूसरा लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स। शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स वो कॉमेट्स होते हैं जिनका लाइफ स्पैन महज 200 साल या उससे भी कम का होता है, पर जो कॉमेट्स 200 सालों से भी ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं उन्हें लॉन्ग टर्म कॉमेट्स कहा जाता है। अब बारी आती है एस्ट्रॉइड्स की। एक एस्ट्रॉइड एक कॉमेट से काफी ज्यादा मिलता जुलता लगता है, बस एक एस्ट्रॉइड के ऊपर बर्फ की मोटी चादर नहीं होती, बाकी दोनों लगभग एक समान ही होते हैं। अब एस्ट्रॉइड से जुड़ा एक फन फैक्ट, क्या आप लोगों को पता है कि हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच ही होते हैं? लेकिन ऐसा क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर अपनी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से धरती और मंगल ग्रह की ओर जाने वाली लगभग हर एक एस्ट्रॉइड को अपनी ओर खींच लेता है, और जब वो एस्ट्रॉइड जुपिटर से टकराता है तब वो एक एस्ट्रॉइड बेल्ट फॉर्म कर लेता है। पर अगर बात करें मीटियोरॉइड्स की, तो हम लोग हर बार इन दोनों चीजों यानी कि एस्ट्रॉइड्स और मीटियोरॉइड्स को एक सा ही मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। मीटियोरॉइड्स कॉस्मिक वेस्ट का एक इरेगुलर शेप्ड कलेक्टिव फॉर्म होता है। आसान भाषा में मीटियोरॉइड्स अंतरिक्ष में घूम रहे मलबे होते हैं जो अलग अलग तरह की डस्ट और रॉक से मिलकर बने होते हैं। एक मीटियोरॉइड का साइज मिनिमम एक रेत के दाने से लेकर एक एस्ट्रॉइड से कम ही होता है। यही मीटियोरॉइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तब वो मीटियोर कहलाता है। धरती के आत्म शहर में एंटर करने के बाद फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये मीटियोर्स आग पकड़ने लगते हैं और इनसे रोशनी निकलने लगती है। वैसे तो ज्यादातर मीटियोर्स धरती के वायुमंडल में घुसने के कुछ ही देर बाद तबाह हो जाते हैं, पर अगर फिर भी कोई इक्का दुक्का मीटियोर अर्थ की सरफेस को हिट कर जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे मीटियोराइट। अब समझे इन छोटी छोटी चीजों का भी आपस में कितना बड़ा फंडा यानी झोल है। और अब फाइनली बढ़ते हैं उस सवाल की ओर जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जिसके लिए आपने इतना लंबा वीडियो देखा, और वो सवाल है कि अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में क्या अंतर है। दुनिया के ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि स्पेस और यूनिवर्स यानी कि अंतरिक्ष और ब्रह्मांड एक ही है, लेकिन नहीं, ये दोनों चीजें अलग अलग है। थोड़ा सा ही सही, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। लेकिन क्या, उसको समझिए। स्पेस का शाब्दिक अर्थ होता है जगह। किन्हीं दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच की खाली जगह को हम लोग स्पेस के रूप में डिफाइन करते हैं। इसके अलावा अगर एक बहुत बड़ा वॉइड होगा तो उसे भी हम लोग अंतरिक्ष का नाम ही देंगे। जैसे हमारी धरती और हमारे चांद के बीच की जितनी भी जगह है उसे हम लोग अंतरिक्ष कह सकते हैं। लेकिन ब्रह्मांड ही सर्वस्व है। हिंदी ज्यादा हो गई, लेकिन सच्चाई यही है।
यूनिवर्स इज एवरीथिंग। एंड्रोमेडा, मिल्की वे, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, हम लोग सब कुछ एक ब्रह्मांड का हिस्सा है और यहाँ तक कि दुनिया के सारे अंतरिक्ष भी इसी ब्रह्मांड में आते हैं। ब्रह्मांड वो है जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है, प्लैनेट से लेकर एक्सो प्लैनेट तक, स्पेस से लेकर आउटर स्पेस तक। अगर कुछ भी है तो वह है सिर्फ और सिर्फ इसी ब्रह्मांड के अंदर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि धरती अंतरिक्ष में है तो मंगल ग्रह और सूरज के बीच के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि धरती इन दोनों के खाली स्पेस में एग्जिस्ट करता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अब आप अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जान चुके होंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आगे आने वाले समय में आप और कौन कौन से वीडियोस देखना चाहते हो उसके बारे में भी हमें टॉपिक्स जरूर देना। अगर आपके पास भी ऐसा कोई दिमाग को हिला देने वाले टॉपिक्स है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करना। हम कोशिश करेंगे कि आपके टॉपिक्स पे भी वीडियोस बना सके। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।